देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र। तो हम पहले आपको लेके चलेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र। मानव में उत्सर्जन के बाद फिर उत्सर्जन के कुल जंतुओं में कितने प्रकार होते हैं, जंतुओं में कुल उत्सर्जन के प्रकार आप देखेंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे किन किन जंतुओं में उत्सर्जन अंग क्या क्या है। जैसे किसी का उत्सर्जन अंग किडनी है तो किसी का मिलपिगाई है, ठीक ना, तो उनके प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन कैसे होता है? मानव का जो उत्सर्जन अंग होता है वह होता है किडनी। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र के लिए मतलब उत्सर्जन अंग किडनी होता है। मानव में किडनी एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी किडनी वो भी किस स्थिति में होता है? जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी नीचे खिसकी हुई होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लिवर रहता है। राइट किडनी थोड़ी अप, वो लेफ्ट किडनी थोड़ी अप होती है, जबकि राइट किडनी थोड़ी लो डाउन में होती है, ठीक ना। तो मानव में एक पेयर किडनी का पाया जाता है, ठीक ना। किडनी सेम के आकार की होती है, किडनी सेम के आकार की होती है। अब एक किडनी की स्ट्रक्चर देखते हैं। एक किडनी का स्ट्रक्चर क्या है? जैसे ये रही आपकी किडनी, ठीक ना। इसके मुख्यतः 4 भागों में सही तरीके से इसकी संरचना है, ठीक ना। तो यहाँ सबसे पहला अगर ये किडनी रही मेरी तो सबसे पहला इसका भाग रहा कॉर्टेक्स। सबसे पहले इसका कॉर्टेक्स रहा। कॉर्टेक्स बाद इसका कॉर्टेक्स के अंदर जो भाग रहा वो रहा मेड्यूला। कॉर्टेक्स के अंदर मेडुला। अच्छा, कॉर्टेक्स का जो स्ट्रक्चर है वह थोड़ी कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल रूप में है, ठीक है। इसमें मेडुला रहा। मेडुला के बाद इसका एक अंदर भाग रहा जिसका नाम है पेल्विस। पेल्विस और पेल्विस के साथ जो ये फनाकार संरचना पाई जाती है इसे बोलते हैं हाइलम। हाइलम, ठीक है। तो किडनी के मुख्य 4 पार्ट हो गए आपके, ठीक है। जैसे कॉर्टेक्स इसका बाह्य भाग, मेडुला इसका दूसरा भाग और पेल्विस इसका और हाइलम 4 भागों में मुख्यतः देखेंगे। अब जो मेडुला क्षेत्र है, मेडुला क्षेत्र में कई संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें आप पिरामिड बोलेंगे। पिरामिड, है ना। मेडुला में कई संरचना पाई जाती हैं जिन्हें पिरामिड्स कहते हैं। इन पिरामिड्स में कई नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इन पिरामिड्स में कई नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे ये रहे पिरामिड में कई नेफ्रॉन। पिरामिड में कई नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक पिरामिड में कई नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक धमनी आती है जिसे बोलेंगे किडनी में आने वाली धमनी कहलाएगी रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज, रीनल आर्टरीज, रीनल आर्टरीज। अंदर जो रक्त लेके आएगी वह रीनल आर्टरीज होगी। जो अंदर से छना छनाया रक्त जो बाहर निकालेगी वह होगी रीनल वेन्स। रीनल वेन, रीनल वेन। तो इसमें एक रक्त वाहिनी एक अंदर प्रवेश करती है, वो रीनल आर्टरीज कहलाती है। एक रक्त वाहिनी इससे बाहर रक्त को लाती है, उसका नाम रीनल वेन्स है। तो किडनी के मैंने 4 भाग और 2 हमने इसकी डक्ट बता दी, रीनल आर्टरीज और रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, ठीक है। तो किडनी का सबसे बाह्य परत है, जो बाह्य भाग है वो है कॉर्टेक्स, दूसरा है पिरामिड, दूसरा है मेडुला, तीसरा है पेल्विस, चौथा हाइलम, ठीक ना। मेडुला भाग में कई पिरामिड्स पाए जाते हैं। प्रत्येक पिरामिड में कई नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक पिरामिड में कई नेफ्रॉन होते हैं। जैसे ये रही मेरे एक नेफ्रॉन की स्थिति। नेफ्रॉन, ये रहा मेरा एक नेफ्रॉन। नेफ्रॉन भी 2 भागों में बांटा गया है। इसकी खोज जिसने हेनले की थी उसका नाम है लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पर एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब से बना हुआ स्ट्रक्चर, ठीक ना, यह कहलाएगा लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब होगी इसमें, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले होगा, ठीक ना। अच्छा, एक यहाँ पर सर्च की थी या एक खोज इसमें की है हमारे नेफ्रॉन में। एक छोटी संरचना है जिसकी खोज की थी बाउमेंस ने, तो उसका नाम रख दिया गया बाउमेंस कप। इसका नाम रहेगा बाउमेंस कप। बाउमेंस कप, कप जैसी संरचना होती है, बाउमेंस कप कहलाती है, ठीक ना। इसमें एक आएगी हमारी आर्टरीज, एक आएगी हमारी रीनल। इसमें एक आएगी आर्टरीज, एक आएगी आर्टरीज, एक आएगी रीनल।
भाई ये दोनों पहले तो लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग एवं डिसेंडिंग लेम, लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग एवं डिसेंडिंग लिप को चारों तरफ से ये घेरे रहती हैं। उसके बाद ये जाती हैं बाउमेंस कप में, और बाउमेंस कप में ये एक को कैपिलरीज का एक गुच्छ बनाती हैं। कैपिलरीज का बाउमेंस कप में जो गुच्छ बनता है यह गुच्छ कहलाता है ग्लोमेरुलस। ये गुच्छ कहलाएगा ग्लोमेरुलस, ये गुच्छ ग्लोमेरुलस, 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 ये हाँ ग्लोमेरुलस हिंदी में लिख देते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है भाई, बाउमेंस कप में एक जो कैपिलरीज का जो गुच्छ पाया गया वह ग्लोमेरुलस कहलाया। ठीक है, इसमें एक बाउमेंस कप नेफ्रॉन में एक बाउमेंस कप पाया गया, नेफ्रॉन में एक लूप ऑफ हेनले पाया गया। लूप ऑफ हेनले में एक असेंडिंग लिम्ब एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है। ठीक है, तो ये आपकी रही स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम आए थे मानव में दो किडनी होती हैं, एक पैर किडनी होती है, इसकी राइट किडनी थोड़ी डाउन में होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी अप होती है। अब एक किडनी के स्ट्रक्चर में हम आए, एक किडनी के स्ट्रक्चर में मुख्यतः मैंने चार भागों में बांटा, कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस और हाइलम। अब मेडुला क्षेत्र जो था, मेडुला क्षेत्र में कई पिरामिड्स पाए गए, पिरामिड्स में कई नेफ्रॉन पाए गए। एक नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले पाया गया और इसकी दूसरी खोज थी वो कपने की, बाउमेंस ने की, तो इससे दूसरी इसका नाम बाउमेंस कप रखा गया। ये रहा हमारा बाउमेंस कप और लूप ऑफ हेनले। तो परीक्षा में सबसे ज़्यादा यही चर्चा में पूछा जाता है कि नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन जो होता है यह किडनी की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। श्वसन तंत्र का अध्ययन नेफ्रोलॉजी के तहत किया जाता है। नेफ्रोलॉजी, श्वसन तंत्र का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता। अब देखिए नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के दो पार्ट, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, इसके दो पार्ट लूप ऑफ हेनले और दूसरा है इसका नेफ्रॉन को दो भागों में बांटा गया, लूप ऑफ हेनले और बाउमेंस कप, बाउमेंस कप, लूप ऑफ हेनले और बाउमेंस कप। लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग एवं डिसेंडिंग लिम्ब पाई जाती, असेंडिंग लिम्ब बट डिसेंडिंग लिम्ब। लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग लिम्ब बट डिसेंडिंग लिम्ब पाई जाती है, जिसके चारों तरफ हमारी वेन एवं आर्टरीज इससे लपेटे रहती हैं, है ना। बाउमेंस कप में एक कोशिकाओं का कैपिलरीज का गुच्छ, कैपिलरी का गुच्छ पाया जाता, जिसे ग्लोमेरुलस, जिससे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है भाई, नेफ्रॉन को दो भागों में बांटा गया, नंबर एक लूप ऑफ हेनले, नंबर दो बाउमेंस कप। लूप ऑफ हेनले में एक असेंडिंग लिम्ब होगी, एक डिसेंडिंग लिम्ब होगी, एक आती हुई एक जाती हुई, जिससे कैपिलरीज एवं वेंस चारों तरफ से घेरे रहती हैं, इसमें लपेटे रहती हैं। ठीक है ना। बाउमेंस कप में कैपिलरीज का एक गुच्छ पाया जाता है, जहाँ से हमारा ब्लड छनता है। बाउमेंस कप में एक कैपिलरीज का गुच्छ पाया जाता है, जिस गुच्छ को ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जिस गुच्छ को ग्लोमेरुलस कहा गया। अच्छा, बाउमेंस कप की खोज बाउमेन ने की थी, जबकि लूप ऑफ हेनले की खोज हेनले ने की थी, इसलिए इनके नाम दोनों के लूप ऑफ हेनले और बाउमेंस कप रख दिया गया। अच्छा, अब जो हमारा ब्लड जो छनता है वह हमारे ग्लोमेरुलस में यहाँ से छनता है। यहाँ से जितने भी हमारे उत्सर्जी पदार्थ या अमोनिया, यूरिया वगैरह जो भी आए होते हैं, यहीं से अलग होके और यूरेटर में जाते हुए ये यूरान ब्लैडर में पहुँच जाते हैं। यूरान ब्लैडर से इन्हें एस्क्रीट कर दिया जाता है, एस्क्रीशन कर दिया जाता है इनका। तो ये तो रही ह्यूमन किडनी की स्ट्रक्चर और क्रियाविधि। अब मानव मूत्र का संगठन, कंपोजिशन ऑफ यूराइन, मानव मूत्र का संगठन, मानव मूत्र का संगठन
संगठन मानव मूत्र में क्या होता? अच्छा, मानव प्रतिदिन कितने मूत्र का त्याग करता? मानव भाई प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है। 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है। हाँ, मानव मूत्र का जो पीलापन होता है, मानव मूत्र का पीलापन जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव मूत्र का पीलापन, हाँ, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। गाय का दूध जो होता है वह पीलापन उसमें किसके कारण होता है? तो गाय के दूध का पीलापन जो होता है वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। हाँ, यहाँ पे मानव मूत्र का रंग पीला जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि मानव की जो लैटिन होती है वो पीली क्यों होती है? तो मानव की लैटिन का जो पीलापन होता है वह बिलीरूबिन के कारण होता है। बिलीरूबिन नामक का बिलीरूबिन नामक का एक पित्ताशय या लिवर द्वारा दो वर्णक एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। तो बड़ा एंजाइम जिसका नाम होता है बिलीवर्डिन, जिसके कारण हरा रंग होता है, और बिलीरोबिन जिसके कारण पीलापन होता है। हाँ, ये लिवर द्वारा सीक्रेट होते हैं। तो मानव का जो मूत्र पीला होता है वो यूरो के कारण होता है, जब मानव की लैट्रिन जो पीली होती है वो बिलीरूबिन के कारण होती है। बिलीरूबिन का जो सीक्रेशन करता है वह कौन? लिवर करता है। अब मानव मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव मूत्र में जल की मात्रा जो होती है वह मूत्र की 95%, जल की मात्रा होती है 95%। हाँ भाई, मानव मूत्र में यूरिया कितना परसेंट होती है? यूरिया होती है 2%। हाँ, ओनली 2%, राइट है। मानव मूत्र में जो यूरिया होती है वह 2% होती है। भाई, यूरिया के ज़्यादा लगने से पौधों की पत्तियां जल जाती हैं। यूरिया अगर ज़्यादा डाली जाए तो पत्तियों में ज़्यादा क्रिया हो जाती है, जल जाती हैं। तो कई बार यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया कि भाई मानव के पेशाब जहाँ एकत्रित रूप से मानव पेशाब करते रहते हैं वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जल क्यों जाते हैं? तो एक बच्चा बता रहा है गुरुजी मानव आग ही मूतते हैं। भाई साहब, आग नहीं मूतते हैं, ठीक ना? हाँ, मानव आग नहीं मूतते हैं भाई। मानव की पेशाब में यूरिया की मात्रा होने के कारण ज़्यादा लगने से पेड़ पौधे या छोटी छोटी घास फूस की जो पत्तियां होती हैं वहाँ पर जल जाती हैं, यूरिया के कारण जल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर बचा अन्य पदार्थ 3%, वह बचे क्या? अन्य लवण या अन्य पदार्थ जो बचे वो 3%। ये तो रहा मानव मूत्र का संगठन। अब हम देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जन के प्रकार। जंतुओं में उत्सर्जन कितने प्रकार से होता है? तो देखिए, ये रहा मानव मूत्र के इस बारे में। अब देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं में उत्सर्जन होता है वह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, अमोनोटिलिक, जिसका मुख्य उत्सर्जन पदार्थ अमोनिया होता है वह अमीनोटिलिक होते हैं। जिनका मुख्य उत्सर्जन पदार्थ यूरिया होता है वह यूरियोटिलिक होते हैं। और जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है वे यूरिकोटैलिक कहलाएंगे, यूरिकोटैलिक। तो यहाँ पर मानव में उत्सर्जन 3 प्रकार का जंतुओं में उत्सर्जन 3 प्रकार का होता। जंतुओं में उत्सर्जन 3 प्रकार का होता। नंबर 1, अमोनोटेलिक, हाँ। अगला यूरियोटेलिक, और अगला यूरिकोटेलिक। भाई, जंतुओं में उत्सर्जन 3 तरीके होता है, अम्यूनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ भाई नाम है इसका अमोनोटेलिक। तो इसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? अमोनिया। इसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होगा। एग्जाम्पल। हाँ, परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता है कि जलीय जंतुओं में या मछलियों में जो उत्सर्जन का प्रकार होता है वो किस प्रकार का होता है? तो मछलियों में जो उत्सर्जन प्रकार होता है वो अमोनोटेलिक होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जलीय जंतु। हाँ, कुछ अपवाद भी हैं, फिलहाल अधिकतर जलीय जंतु
जलीय जंतु, हाँ सबसे पहले हम पूछ जाती है मछली, तो मछली को हम पहले हाईलाइट कर लेंगे। जलीय जंतुओं में पाया जाता है अमोनिटेलिक एवं मछली में तो पाया जाता है। यहाँ प्रॉन, हाँ प्रॉन नाम की एक झींगा मछली, प्रॉन बोलते हैं झींगा मछली को, लेकिन ये मछली नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। मेढक का लार्वा टैडपोल, हाँ टैडपोल में भी अमोनोटेलिक प्रकार का होता है टैडपोल, और पैरामीशियम और अमीबा पैरामीशियम। हाँ यहाँ यूग्लिना भी प्रोटोजोआ है लेकिन पैरामीशियम, यूग्लिना प्रोटोजोआ है लेकिन यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वह कुछ पौधों की भांति अपना व्यवहार करता है जिससे हराजीव कहा जाता है, तो इसमें हम यूग्लिना को नहीं रखेंगे। यहाँ प्रोटोजोन्स मैंने रख लिए अमीबा और पैरामीशियम। तो अमीनोटेलिक एक था, इसका मुख्य शरीर पदार्थ अमोनिया रहा है। इसमें जलीय जंतुओं के द्वारा जो उत्सर्जन होता है वो अमीनोटेलिक होता है, जैसे मछली, प्रॉन, टैडपोल, अमीबा और पैरामीशियम। अब देखिए यूरियोटेलिक का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, हाँ यूरियोटेलिक में होगा क्या, यूरिया। हाँ यूरियोटेलिक में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होगा यूरिया। ये किन किन में होता है, तो ये होता है सभी मैमल्स या स्तनधारी में, सभी स्तनधारी, हाँ कुछ आबाद हो सकते हैं, ठीक ना। यूरिकोटेलिक का मुख्य उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वह होता है यूरिक अम्ल। अच्छा यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन कौन कौन करता है, तो यूरिक अम्ल में उत्सर्जन करता है सभी कीट वर्ग, आर्थ्रोपोडा कीट वर्ग, और एबीज पक्षी वर्ग, कीट वर्ग, पक्षी वर्ग, और सरीसृप रेप्टाइल वर्ग, सरीसृप रेप्टाइल वर्ग, ठीक ना। तो इन जंतुओं में यूरिक अम्ल के रूप में होता है। जो यूरिक अम्ल होता है ये अर्ध ठोस के रूप में होता है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि पक्षियों में जो उत्सर्जन होता है वो यूरिकोटेलिक होता है, यूरिक अम्ल के रूप में होता है। अब उसमें पक्षी की बीट का जो सफ़ेद भाग होता है व्हाइट वाला, है ना, वह क्या होता है, वह पेशाब युक्त अपचित भोजन होता है, पेशाब युक्त अपचित भोजन होता है। और जो डार्क धूसर या काले रंग का होता है वह पचित भोजन होता है। तो इनका जो यूरिकोटेलिक का जो भी भोजन मतलब जो सन होता है वह लैट्रिन और इनकी पेशाब दोनों मिलाकर अर्ध ठोस के रूप में होता है। इनका जो उत्सर्जन होता है वह अर्ध ठोस के रूप में होगा, जैसे पक्षियों में और कीट वर्ग में और सरीसृप वर्ग में। ये तो रहे जंतुओं में उत्सर्जन के प्रकार, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, ठीक है ना। इनके उदाहरण भी दे दिए किन किन जंतुओं में होता है। अब कुछ जंतुओं में उत्सर्जन अंग अलग अलग होते हैं, जैसे कोई जंतु मेल पिगियन नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन करता है, कोई हमारी किडनी द्वारा उत्सर्जन करता है। तो कौन कौन किन किन मतलब अंगों से करता है, तो हम देखेंगे भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न उत्सर्जन अंग। भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन अंग, उत्सर्जन अंग, तो सबसे पहले बात करते हैं किडनी द्वारा उत्सर्जन कायम होता है सभी स्तनधारियों में, हाँ सभी स्तनधारियों मैमल्स में किडनी द्वारा उत्सर्जन होता है। और नंबर 2 नेफ्रीडिया द्वारा उत्सर्जन कायम होता है। नेफ्रीडिया द्वारा होता है एनिलिडा संघ में, नेफ्रीडिया, हाँ उत्सर्जन अंग होता है इनका नेफ्रीडिया। हाँ भाई हमारा जो मूत्र क्षमता है वो किडनी में क्षमता है, हमारा किडनी से फिर बाहर कर दिया जाता है उत्सर्जन यूरेटर से एकत्र होते हुए, ठीक ना। अच्छा नेफ्रीडिया इनका एनिलिडा संघ अर्थात जैसे केंचुआ जोंक, तो केंचुआ में उत्सर्जन होता है वो नेफ्रीडिया द्वारा होता है। नंबर 3 मेल पिगियन नलिकाओं द्वारा, मेल पिगियन ट्यूब्स नलिकाएं, मेल पिगियन ट्यूब्स द्वारा जो होता है वह होता है सभी कीट वर्गों में, कीट
कीट वर्ग जो उत्सर्जन करते हैं वह मेल पेयन नलिकाओं द्वारा करते हैं। ठीक है, ये रहे उत्सर्जन अंग जो भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं। किडनी में स्तन, किडनी द्वारा स्तनधारी करते हैं, नेफ्रिडिया द्वारा एनिरा संघीय केंचुआ जैसे जोंक करती है, और मेल पेयन नलिकाओं द्वारा सभी कीट वर्ग कॉकरोच वगैरह, कीट वर्ग में कॉकरोच वगैरह, कीक्रोडमा और तिलचट्टा वगैरह, ये सब इसमें आ जाते हैं।